हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुरिसिलो नॉलेज। और ये हमारा चल रहा है ईपीएफओ ईपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी देख रहे हैं। इसके ऑलरेडी हमारे 4 एक्ट हो चुके हैं। 5th एक्ट की मैंने एक वीडियो डाल दी है जिसमें हमने स्कीम को डिस्कस करा है। इस एक्ट के अंदर 3 स्कीम्स हैं। पहले हमने वो स्कीम्स डिस्कस कर ली है। किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर जाके देखो, देन इसको देखना, ठीक है। इससे पहले हमने साइंस में बायो को कंप्लीट करा है। पॉलिटी हमारी चल रही है साथ के साथ। लेबर लॉज के हमने 8 लेबर लॉज कंप्लीट कर दिए हैं, एक ही बचा है उसमें। उसके बाद लेबर लॉज कंप्लीट हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल लॉ की बात करेंगे हम, ठीक है। कुछ दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर का भी स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1952 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो ये एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी है, एक तरीके का सोशल लेजिस्लेशन है, जो कि जो वर्कर्स हैं ना, जो वर्कर है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। किस तरीके के बेनिफिट? कि रिटायरमेंट के बाद उनको एक पैसा मिले, ठीक है, उनको पेंशन मिले, उनको इंश्योरेंस मिले। तो इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को देने की बात करता है ये एक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं अप्लाई कहाँ पे होगा। तो जो इसी फैक्ट्रीज किस में डिफाइन है? शेड्यूल 1 में डिफाइन है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ पे ये एक्ट लागू हो जाएगा। उस कंपनी के मालिक के लिए कंपल्शन है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन एंड इंश्योरेंस बेनिफिट इंसान को प्रोवाइड कराए, वर्कर्स को, ठीक है। अगर मान लो ये तो 20 वर्कर हैं तब ये रूल लागू हो रहा है, पर कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, कम वर्कर्स, जैसे 18 वर्कर्स हैं किसी कंपनी में, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि इस ए कंपनी पे ये वाला एक्ट लागू होगा और इस कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस देना पड़ेगा, पेंशन देनी पड़ेगी, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर नोटिफाई करती है तो उस केस में भी लग जाएगा, चाहे वर्कर कम हो, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब 20 वर्कर वाली बात हो रही है वहाँ कितना 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर देंगे, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है और वहाँ 20 से कम मेंबर हैं तो वहाँ कितना 10% करना पड़ेगा। 10% जो वर्कर है वो करेगा इन्वेस्ट और 10% कौन करेगा? कंपनी का मालिक। इस केस में 12% है, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखना कि ये एक्ट, जो भी एम्प्लॉय 15,000 रुपये कमाता है, 15,000 से कम पैसे कमाता है, वो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होगा, ठीक है। अगर वो चाहे कि मैं इस एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं होना चाहता, तो वो उसकी खुद की मर्जी होगी। उसे एक रिकॉर्ड में लिख के देना पड़ेगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनरोल नहीं होना चाह रहा हूँ। मेरा कंपनी का मालिक तो मुझे इनरोल करवा रहा है, मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें इनरोल नहीं होना चाहता, ठीक है। ये रिटर्न में देना पड़ेगा उसे। बट अगर कोई इंसान 15,000 से ज़्यादा कमा रहा है, मतलब 20,000 रुपये कमा रहा है, तो क्या वो इस एक्ट के अंदर इनरोल हो सकता है? हाँ, इसमें भी वर्कर की मर्जी है। किस तरीके से? कि वो चाहे तो अपने कंपनी के मालिक को अपनी इच्छा बता सकता है कि मैं इस स्कीम में पैसे डालने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या मैं डाल सकता हूँ? तो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा कि हाँ, तुम भी एक पीएफ फंड अकाउंट बनवा सकते हो अपना, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के ऊपर जो 15,000 रुपये से कम कमा रहे हैं उसके लिए कंपलसरी है इसमें रजिस्टर कराना, मतलब कंपनी के मालिक के लिए। अगर कंपनी का मालिक रजिस्टर नहीं करवाता है तो ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इम्प्रिजनमेंट होगी, जो भी फ़ाइन पे करना पड़ेगा वो आएगा ओनर पे, ठीक है। तो ओनर के लिए कंपल्शन है कि वो अपने सारे वर्कर्स जो भी 15,000 से कम पैसे कमाते हैं वो इस एक्ट के अंदर इंश्योर्ड हों, ठीक है। और ये एक्ट अप्लाई होगा पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करते हैं। जिस भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसको क्या, ये उस एक्ट के अंदर आएंगे। पर 50 से कम है तो ये एक्ट नहीं लागू होगा उन पे, ठीक है। PYQ है ये, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो, इस एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करेगा? तो उसके लिए होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। एडमिनिस्टर कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इम्प्लीमेंट कौन करता है? EPFO, ठीक है। अब CBT का आपसे चेयरमैन पूछ ले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लेबर लॉ मिनिस्टर, ठीक है। इसी एक्ट के अंदर 3 स्कीम आती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये तीनों हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसका ऑडिट कौन करेगा? वो कैग देखेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ये
सेक्शन 5A में कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसका चेयरमैन पूछ लेंगे आपसे कौन होता है, तो लेबर मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन होगा। वाइस चेयरमैन इलेक्टेड होगा। कितने मेंबर होंगे? 45 से कम, ठीक है, अप टू 45। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे भी आ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बंदे आ जाएंगे, वर्कर आ जाएंगे, वर्क कंपनी का मालिक आ जाएगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इस फंड का CEO कौन होता है? तो वो होता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है। CEO कौन होगा? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। फिर हम इसके फंक्शन देखते हैं। तो ये जो 3 स्कीम्स है ना, इनको एडमिनिस्टर करता है CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ठीक है। पॉलिसी वगैरह बनानी होगी, बजट का अप्रूवल या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो आ रही हैं उन सबको कौन देखेगा? CBT। इंश्योर करेगा कंप्लायंस एंड क्लेम सेटलमेंट। जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाए तो उसको भी ये देखेगा, ठीक है। फिर ये आती है हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। CBT क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव। ई से एग्जीक्यूटिव, ई से एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसका हेड कौन है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसका हेड है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। CBT का CEO जो था ना, वही इसका हेड होगा, ठीक है। ये बाकी इन बंदों को भी असिस्ट करेगा। फंक्शन क्या है? जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जो कंपनी का मालिक और वर्कर के बीच का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको कलेक्ट करेगा। PF अकाउंट्स मेंटेन करवाएगा। इंडिविजुअल मतलब हर किसी का एक UAN नंबर होता है ना, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो सबको मिले, ये ध्यान रखेगा। फंड जो इसमें इकट्ठा होगा उसको इन्वेस्ट कैसे करना है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। क्लेम वगैरह जो है उनकी सेटलमेंट में भी ध्यान देगा। कंडक्ट करेगा इंस्पेक्शन, ऑडिट और इन्फोर्स करेगा कंप्लायंस, ठीक है। फिर एक स्टेट बोर्ड होता है। इस स्टेट बोर्ड को कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लेवल पे? स्टेट के लेवल पे। नॉर्मल पता होनी चाहिए चीज़ें, इस एक्ट में मेंशन है इसलिए मैंने बता दी है। अभी इसमें एक प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर भी होता है, जो कि कंपनी का मालिक जो है ना, उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि मैंने इतने एम्प्लॉय हैं मेरे पास, इतने प्रोविडेंट फंड के अंदर इनरोल्ड हैं, तो ये इतने साल काम कर चुके हैं, इतनी छुट्टी ले ली है। वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। तो उस रजिस्टर को आके कौन देख सकता है? प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर, ठीक है। अगर पेमेंट ड्यू है तो उसके बारे में भी यही देखेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो पैसा है वर्कर का वो उसे मिले, उसकी रिकवरी किस तरीके से होगी। सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर देंगे, अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर्स कर लेंगे, तो ये सब किसका काम हो जाएगा? रिकवरी ऑफिसर्स का। अब इसके अंदर है ना, सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन दी हुई है। पहले हम वो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें दी हुई है एम्प्लॉय की डेफिनेशन, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, वेजेस की, एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट की। अब एक होता है सुपर एन्वेशन। सुपर एन्वेशन होता है मतलब कि आप काम करना चाहते हो पर आपकी एज हो गई है रिटायरमेंट की, तो इसमें वो एज कितनी मानी है? 58 ईयर, ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और एम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूड होगा? कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो वाले इंक्लूड होंगे। और एक अप्रेंटिसेस क्या है? कुछ अप्रेंटिसेस क्या है? अप्रेंटिसेस एक्ट में आते हैं, पर जो इस एक्ट में नहीं आते उनको भी इस एक्ट में काउंट कर लिया गया है, ठीक है। अब सेक्शन 2A क्या बात करता है? इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है? इस्टेब्लिशमेंट में ऑल ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट काउंट हो जाएंगे। मतलब कि एक कंपनी है ए, इसने अपनी ब्रांच दिल्ली में भी ओपन कर रखी है, चंडीगढ़ में ओपन कर रखी है, मुंबई में ओपन कर रखी है, इस तरीके से ओपन कर रखी है। तो उस ब्रांचेस को क्या अलग अलग काउंट करेंगे क्या? ये नहीं। अगर कोई एम्प्लॉयर की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको एक ही इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप कितनी बार पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेंटर से रिलेटेड मुद्दा होगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कोई स्टेट से रिलेटेड मुद्दा होगा तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट होगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वेजेस की डेफिनेशन। वेजेस में क्या इंक्लूड होगा? बेसिक पे, डियरेंस अलाउंसेस और रिटेनिंग अलाउंसेस, ठीक है। क्या इंक्लूड नहीं होगा? बोनस, हाउसिंग रेंट, ओवरटाइम, कमीशन, ये वाला इंक्लूड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन। अभी आपको याद ही होगा, जैसे आप ओवर टाइम करते हो तो उस ओवर टाइम का पैसा आपको अलग से मिलता है ना, ये नहीं कि आपको सैलरी में मिलेगा, वो आपको पहले ही दे दिया जाता है विद इन ए वीक, ठीक है। तो वो सैलरी में काउंट नहीं होगा। ये सैलरी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं बेसिकली। फिर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। तो कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होता है? कंपनी का मालिक। एम्प्लॉय क्या होता है? वर्कर, ठीक है।
ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। ये अपना 12% इसको देगा, ये भी अपना 12% अपने पास रखेगा और फिर इसे ईपीएफओ में जाके सबमिट करा देगा। ठीक है। एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर क्या होता है? कंपनी का मालिक, जो कंपनी को ऑक्यूपाई करता है, मैनेज करता है, तो उसको क्या बोल देंगे हम? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? वर्कर। कोई भी किसी काम को पैसे कमाने के पर्पज़ से कर रहा है तो उसे क्या बोल देंगे हम? ए पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क। कोई भी मैनुअल काम कर रहा है, स्किल्ड काम कर रहा है, टेक्निकल काम कर रहा है, क्लैरिकल काम कर रहा है, तो वो सारा क्या हो जाएगा? वर्कर्स की कैटेगरी में काउंट होगा। अब इंक्लूड कौन कौन होगा इसमें? कोई भी पर्सन डायरेक्टली आ रहा है या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहे हैं, वो सब क्या होंगे? वर्कर्स होंगे। अप्रेंटिसेस का हमने देख लिया, जो अप्रेंटिसेस एक्ट में नहीं आएंगे वो आ जाएंगे इसमें। ठीक है। अब इसमें एक डेफिनेशन है एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़ की। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? जिन वर्कर्स के लिए ऑलरेडी पीएफ बेनिफिट्स हैं, दिए हुए हैं उस कंपनी ने, तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है। फिर एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट क्या होंगी? जो सेक्शन 17 है ना, उसके अंदर कुछ कंपनीज़ को एग्जेम्पशन मिली हुई हैं, तो उनको बोल देंगे एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। फंड क्या होगा? एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर एक फ़ंड बनाया जाएगा, उसी को फ़ंड बोल देंगे। मेंबर कौन हो जाएगा? जो इसके बेनिफिट ले रहा है इस फंड के, वो मेंबर हो जाएगा। स्कीम्स 3 स्कीम्स हैं जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। सुपर एन्युएशन हमें पता है, जो 58 ईयर का हो जाएगा उसको बोल देंगे। ठीक है। कुछ अलग डेफिनेशन भी इस एक्ट में दी हुई है सेक्शन 2 में। तो फैक्ट्री जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो फैक्ट्रियाँ डिफाइन है ना, वही इसी के अंदर फैक्ट्री कहलाई जाएंगी। फिर आता है एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर रिकवरी ऑफ पीएफ ड्यूज, तो उसको बोल देंगे रिकवरी ऑफिसर। इसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपॉइंट करा जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो सबसे पहला होता है रिटायरमेंट सेविंग। मतलब मान लो आप एक कंपनी में हो, आप 1000 रुपये महीने के आप निकाल रहे हो, 1000 रुपये आपकी कंपनी निकाल रही है, और ये एक फ़ंड में डिपॉजिट करा दोगे आप। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद आपको ये एक बिग अमाउंट मिलेगा जो आपके रिटायरमेंट के टाइम काम आएगा, या आपको कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो एक पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो रिटायरमेंट सेविंग हो जाएगी, एक बड़ा अमाउंट आपको हाथ में मिलेगा। ठीक है। उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट मतलब आपने कुछ 1000 रुपये जमा कराए हैं तो उस पर गवर्नमेंट 8% का इंटरेस्ट भी देगी। फिर हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉवल, कि आपके यहाँ घर पे मैरिज हो, इलनेस हो, एजुकेशन के लिए आप पार्शली इस फंड में से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें से पैसा निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर निकाल सकते हो आप। ठीक है। फिर क्या है, इसके अंदर 3 स्कीम है, एक प्रोविडेंट फंड है, एक पेंशन है, एक इंश्योरेंस है। तो आपको कुछ बीमारी वगैरह हो जाएगी तो इंश्योरेंस में से पैसा निकाल लो, मतलब आपकी डेथ हो जाए, ठीक है, आप डिसेबिलिटी हो जाए, तो आपकी जो इंश्योरेंस है आपकी फैमिली को मिल जाएगा। ठीक है। पीएफ ये रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलेगा। पेंशन मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट डेली मिलता रहेगा पर मंथ, और उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है। तो मंथली एक तरीके की पेंशन भी हो जाएगी आपकी। लाइफ इंश्योरेंस इसमें 7 लाख तक का मिलता है। ठीक है। पोर्टेबिलिटी मतलब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो आपको पीएफ फंड में चेंजेस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला होता है, सब जगह उसी अकाउंट से काम चल जाएगा। ठीक है। टैक्स बेनिफिट मिलते हैं इसमें कि आपने जो फंड में से आप पैसा निकालोगे ना पीएफ फंड से 5 साल के बाद, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। प्रोविडेंट फंड वाले में कोई भी रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलते हैं, अगर आप 5 साल बाद भी निकालोगे तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अगर 5 साल से पहले निकालोगे तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। फिर लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है आपको कि आपका जो पैसा है सेव हो गया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ इशू होता है तो आप सीधा कोर्ट के पास जा सकते हो। फिर एक प्रायोरिटी इन बैंकरप्सी, अगर अब मान लो आपका एम्प्लॉयर जो है ना वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। ठीक है। बैंकरप्ट हो गया तो उसने मान लो आपका जो फंड था वो जमा नहीं करवाया या कंट्रीब्यूशन करा नहीं, तो इस केस में क्या है, इस एम्प्लॉयर की अगर प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा ना तो सबसे पहले पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। आप प्रायोरिटाइज होंगे इसमें। फिर हम बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी। अब ऐसा नहीं है कि आपका कंपनी का जो ओनर है वो आपको पीएफ अकाउंट में पैसे डाल रहा है आपके,
तो आपकी सैलरी को कम कर देगा। ये एक्ट आपको ये भी बेनिफिट देते हैं कि आपकी सैलरी उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है, इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ नहीं। तो एक तरीके की जॉब सिक्योरिटी भी हो गई। सोशल सिक्योरिटी नेट, अगर ये 10th बेनिफिट देखो, सोशल सिक्योरिटी नेट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। सोशल सिक्योरिटी मतलब आपको कल को कुछ मैरिज के लिए पैसा या परमानेंट आपको डिसेबिलिटी हो जाए तो आपको किसी और से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने फंड में पैसा ऑलरेडी जमा करवा रखा है, वो निकलवा लो, ठीक है। सेक्शन 3 की बात करते हैं, स्कीम्स फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। इसमें क्या है, गवर्नमेंट कुछ स्कीम बना सकती है, इस एक्ट के साथ अटैच कर सकती है, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट कर ही सकती है, इसमें कुछ ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। अब सेक्शन 4 क्या कहता है, पावर टू एड शेड्यूल 1। अब क्या होता है, शेड्यूल 1 के अंदर कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, एस्टेब्लिशमेंट आती हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये ए कंपनी इस एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में नहीं है, तो कंपनी ए को भी इस शेड्यूल में डाल सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ नहीं है इनमें, ये वैसे ही मैंने डाल दिए कि आपको लेफ़्ट आउट फील ना हो, आपको सारे सेक्शन पता चल जाएं, इतने गौर से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, सेक्शन 6 क्या बात करता है, कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन जो वर्कर है वो 12% करेगा, जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है, वो 12% करेगा। बट ये आपका 12% तो सीधा आप एम्प्लॉयर को दोगे और वो डिपॉजिट करा देगा। पर ये जो 12% है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा। एक 8.33% पेंशन फंड में चला जाएगा, 0.5% इंश्योरेंस में चला जाएगा, बाकी 3.6 बचेगा, वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारा PF फंड में, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। तो हमारा 12% जो वर्कर का 12% है वो तो सीधा डिपॉजिट हो जाएगा। बट जो कंपनी का एम्प्लॉयर है ना, उसका 12% को 3 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा, एक पेंशन फंड के लिए, एक इंश्योरेंस के लिए और एक प्रोविडेंट फंड के लिए। प्रोविडेंट फंड में जाएगा 3.6%, इसमें जाएगा 0.5% और इसमें जाएगा 8.33%। इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 18, अब कुछ कंपनी में एम्प्लॉयज़ 18 से कम है और वहाँ कुछ कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ 20 से कम है, मतलब मान लो 18 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि तुम पे भी ये एक्ट लगेगा, तो वहाँ रेट 10% रहेगा, ठीक है। पेंशन कब मिलेगी, अगर आप 10 साल किसी कंपनी में काम करते हो, या इस तरीके से मान लो 45 से लेके 56 तक काम कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताया। फिर सेक्शन जो 6C है उसमें क्या बात करता है, जो हमें इंश्योरेंस बेनिफिट कितना तक मिल सकता है, मैक्सिमम 7 लाख तक। सेक्शन 6D में क्या बात कर रहा है, कोई भी स्कीम अगर बना रहे हो उसे सबसे पहले कहाँ रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में। मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम में कुछ मॉडिफाई कर सकते हो आप चीज़ें, कि जो अभी 12% की जगह 13% कर दो, या इंश्योरेंस बेनिफिट 7 लाख की जगह आप 10 लाख कर दो, तो ये चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, अमेंड करके इसको। फिर सेक्शन 7A की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू टू एम्प्लॉयर्स। अब इस केस में क्या है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी है ना, वो क्या करेगी, वो एम्प्लॉयर्स के पास जाके इंक्वायरी करेगी कि तुम फंड डिपॉजिट टाइमली करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। कहीं वर्कर का पैसा भी आप अपने पास रखे ले रहे हो, अपना पैसा भी अपने पास रखे ले रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके की सिविल कोर्ट की पावर है, ये एक्ट EPF अथॉरिटी को सिविल सिक्योरिटी की सिविल कोर्ट जैसी सिमिलर पावर देता है, रिव्यू कर सकते हो अपने ऑर्डर को, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 7D, इसके अंदर एक ट्राइब्यूनल भी सेटअप करा जा सकता है, EPF एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये याद रखना, ठीक है। सेक्शन 7D क्या पावर देता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्राइब्यूनल सेटिंग करने की। फिर 7E में क्या बात करता है, प्रोसीजर क्या रहेगा, ट्राइब्यूनल के पास वो सारी पावर होंगी जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है। फिर सेक्शन 7F में क्या बात करेगी कि जो भी ट्राइब्यूनल डिसीजन देगा वो क्या है, बाइंडिंग होगा, बट फिर भी अपील करने के लिए आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में, ठीक है। अब सेक्शन 8 में बताया गया है कि मोड ऑफ रिकवरी क्या रहेगा, कोई एम्प्लॉयर करप्टेड है या कुछ पैसा खा गया है तो उससे रिकवरी किस तरीके से करी जाएगी। तो जैसे जिस तरीके से लैंड रेवेन्यू को कवर करा जाता है कि उसका लैंड ले लिया जाता है, उसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, तो वही सेम मेथड रहता है। कॉन्ट्रैक्टर से कैसे रिकवरी करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाएगी, कंपनी के मालिक पे, उसी को पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 8B के अंदर
जो रिकवरी ऑफिसर है ना वो एक सर्टिफिकेट इशू कर दे देगा कि भाई इस कंपनी पे इतना ड्यू है, ठीक है। कुछ पावर्स रिकवरी ऑफिसर को भी दी हुई है कि वो क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को, अरेस्ट कर सकता है एम्प्लॉयर को और अपॉइंट कर सकता है रिसीवर को, ठीक है। अब सेक्शन 13 इस एक्ट का क्या बात करते हैं, इंस्पेक्टर के बारे में बात करते हैं। इस इंस्पेक्टर को अपॉइंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके पास पावर क्या है, ये रिकॉर्ड देखेगा कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, फंड में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये एक कॉपीज़ या रिकॉर्ड को सीज भी कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फिर पेनल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, पेनल्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, हर एक्ट की अच्छे से करनी है। तो इसके अंदर है ना पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल्स स्टेटमेंट की। कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिखा रहा है कि हम इतना डिपॉजिट कर रहे हैं और बाकी कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा, तो उस केस में उसको 1 साल की जेल मिल जाएगी और फाइन कितना लग जाएगा, 5,000 तक का, ठीक है। दूसरा केस है अगर एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा, ठीक है, तो उस केस में उसको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है 10K तक का, ठीक है। अगर यही ऑफेंस आप रिपीट करते हो फिर से तो उस केस में मिनिमम 2 साल की और मैक्सिमम तो कितना ही जा सकता है, ऑफेंस पे डिपेंड करेगा। मिनिमम 2 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन 25,000 तक का, 2 साल की सज़ा प्लस 25,000 फाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 की। ये एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होगा, कौन से केसेस में ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या जनरल प्रोविडेंट फंड के अंदर कवर्ड होते हैं, ठीक है। फिर कुछ इस्टेब्लिशमेंट जिसमें अपनी खुद की ओन PF स्कीम्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ खुद की ओन PF स्कीम उनको दे रखी है, तो वो वाले भी इस एक्ट में कवर नहीं होंगे। किस केस में, जब जो इस केस में जो बेनिफिट मिल रहे हैं ना वो EPF एक्ट से ज़्यादा ही हो, ठीक है, तो उस केस में भी नहीं होगा। मतलब मान लो कि इसमें आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, जो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है उसमें आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ज़्यादा, और जो दूसरी EPF जो हमारा जो एक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर बेनिफिट कम है, तो जो जिसमें ज़्यादा है वो वाला बेनिफिट वाला कवर्ड होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 50 से कम मेंबर हैं, ठीक है। 50 से अगर कम मेंबर हैं तो वो विदाउट पावर वाले, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, जहाँ 50 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो वहाँ ये एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। फिर हम सेक्शन 17 की बात करते हैं, पावर ऑफ एग्जेम्पशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है, कुछ क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ को एग्जेम्प्ट कर सकती है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्प्ट कर सकती है जिन पे ये रूल नहीं लगेगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, कंडीशन देखते हैं। एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड सेपरेट PF या पेंशन इंश्योरेंस स्कीम विद बेनिफिट इक्वल और बेटर देन द EPF एक्ट। उस केस में एग्जेम्पशन हो जाएगी जब एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, वो क्या कर रहा है, इस स्कीम से भी बढ़िया स्कीम दे रहा है वो, ठीक है। जैसे यहाँ 12% डाल रहा है, यहाँ पे 14% एम्प्लॉयर डाल रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है जहाँ पे हमारे वाली स्कीम से भी बढ़िया स्कीम एम्प्लॉयर दे रहा है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट कर सकता है इस स्कीम से, ठीक है। फिर सेकंड केस क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बोले, वो रिटर्न में दे दे कि हम इस स्कीम को लागू नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर उस कंपनी के बोल दें कि हम इस स्कीम में इनरोल नहीं होना चाहते या एग्जेम्प्ट होना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये एक्ट नहीं लागू होगा, ठीक है। फिर एक केस होता है जहाँ पे क्या है, 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंपनी में, और वो अपना एक सेपरेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी इस एक्ट से एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर किसी कंपनी में हैं और वो अपना एक सेपरेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो ये इस एक्ट को, हमारे वाले एक्ट को लागू ना भी करे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक स्टिल बेटर ऑप्शन है। गवर्नमेंट क्या है, इम्पोज कर सकती है कुछ कंडीशन लाइक रेगुलर रिटर्न्स, इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स। अब देखो ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर, PF इंस्पेक्टर और जो भी कमिश्नर वगैरह हैं उनको अपॉइंट करती है ये देखने के लिए कि सब काम रेगुलरली हो रहा है या नहीं हो रहा, और ऑडिट कौन करेगा, क्या है, गवर्नमेंट के कहने पे, ठीक है।
अब एक केस क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्पशन दी है, इन एग्जेम्पशन को गवर्नमेंट हटा भी सकती है अगर उन्हें लगा कि ये तो हमारा पागल बना रहे हैं, ये अच्छे से पीएफ वगैरह दे नहीं रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उस केस में एग्जेम्पशन को रिमूव कर दिया जाएगा। हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो ईपीएफ एक्ट है ना हमारा, उसमें कौन इनरोल करेगा, कोई भी कंपनी जिसमें 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं वो आ जाएगी इसमें। दूसरा क्या है, इसमें वेजेस में क्या आ जाएगा, वेजेस में बेसिक जो पे आता है प्लस रिटेनिंग अलावेंसेस प्लस डियरेंस अलावेंसेस, ठीक है। फिर इसके अंदर कौन इंक्लूड होगा, 15,000 या 15,000 से जो कम पैसे कमाता है, ठीक है। जो ज़्यादा कमाएगा वो भी इनरोल कर सकता है इसमें अपने एम्प्लॉयर से रजामंदी लेके, ठीक है। 3 स्कीम्स है इसमें। पैसा कितना कंट्रीब्यूट होगा, 12%, ठीक है। इस 12% का जो एम्प्लॉयर जो 12% देता है, इसका 8.33% कहाँ चला जाएगा, हमारा पेंशन फंड में। 0.5 कहाँ चला जाएगा, इंश्योरेंस में। 3.6% कहाँ चला जाएगा, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। तो ये 3 स्कीम हमने पहले देख ली है और एक बार रिवाइज भी हो गया हमारा। अब ये हैं एमसीक्यूज़ जो हमारे पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, 2023 के। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट shall be appellate authority under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट एक एपेलेट अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, तो वो अथॉरिटी कौन सी है, तो हमें पता ही चल रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाता है जो कि इस मामले को देखेगी। फिर जो ये डिसीजन देगी वो होता है डिसीजन बाइंडिंग, ठीक है। बट उस केस में अपील के लिए कहाँ जा सकते हो तुम, अपील के लिए हाई कोर्ट में सीधा जा सकते हो, ठीक है। ये 2023 की क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इज नॉट करेक्ट। इन 4 स्टेटमेंट से कौन सा सही नहीं है वो हमें देखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन। तो ये बोल रहा है कि इस स्कीम के अंदर जो प्रोविजन है पेंशन स्कीम्स के, उसमें फैमिली पेंशन इंक्लूडेड है। तो हाँ, हमने देखी थी उसमें फैमिली पेंशन भी थी, उसके अंदर हमारी नॉमिनी पेंशन भी थी, डिसेबलमेंट पेंशन भी थी। तो इस तरीके की हमने स्कीम्स वाले लेक्चर में देखी थी, बहुत सारी तरीके की पेंशन्स। तो वो ए आंसर तो सही हो गया। बी की बात करते हैं, इट मेक प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। हाँ, इसके अंदर 3 स्कीम है जिसमें एक प्रोविडेंट फंड की बात करता है, एक पेंशन की बात करता है, एक इंश्योरेंस की बात करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट shall not be applicable to the cooperative societies employing 50 or more person working without the aid of power। तो इसमें बोल रहा है जहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बात गलत है। जहाँ 50 से कम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ 50 से कम लोग, जहाँ 49 पीपल विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के 49 लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक्ट लागू नहीं होगा। पर अगर 50 या 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये एक्ट लागू हो जाएगा। तो ये नोट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी यही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इस पे ये लागू नहीं होगा ये एक्ट, ये स्टेटमेंट गलत ही दी हुई है। 50 या 50 से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उस पर ये एक्ट लगेगा, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि नहीं लगेगा, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी। फिर डी ऑप्शन पढ़ते हैं इसका, द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स टू द फंड शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक वेजेस, डियरेंस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। ये बात सही है। अभी हमने देखा वेजेस में क्या आएगा, वेजेस में हमारा बेसिक जितने भी पे है हमारा प्लस डियरेंस अलाउंसेस आ जाएगा प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी। अब आप देख लो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ required to be working in an establishment so that the employer with the authorization of the majority of the employees of the establishment may apply the central government to authorize the employer to create a separate provident fund account for the employees under the employees provident fund। अब देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कि वो अपना सेपरेट एक प्रोविडेंट फंड बना ले, गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन ले ले कि हम इस स्कीम में नहीं आना चाहते हैं। तो वो हमने अभी बढ़ा 500 या 500 से ज़्यादा, ठीक है।
जहाँ पे 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स मिलके क्या है अपना एक सेपरेट प्रोविडेंट फंड बना लेंगे एम्प्लॉयर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 500 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीएफ एक्ट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ़, वहाँ 50 कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये एक्ट नहीं लगेगा जहाँ 50 या 50 से कम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे लेस देन 50 वाले में आ जाएगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस में हमारा डियरेंस अलाउंसेज आ जाएगा, रिटेनिंग अलाउंसेज आ जाएगा, हाउस रेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।